गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम करेंगे आधारभूत भोज्य समूह, यानी भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण इसे 4 भागों में बांटा गया है। इसका जो वर्गीकरण है उसके 4 भाग हैं। चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? ये इम्पोर्टेंट है। ये सबसे पहला जो 4 भागों में से वर्गीकृत किया गया है, पहला जो है वो है कार्यों के आधार पर। भोज्य पदार्थों का कार्यों के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा है इसे पोषक तत्वों के आधार पर। तीसरा है वो है नश्वरता के आधार। नश्वरता के आधार पर। और जो फोर्थ है वो है इसके अंदर उद्गम के आधार पर। उद्गम कहे या प्राप्ति के आधार पर। इस प्रकार से इसे 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहला जो है इसे कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कार्यों के आधार पर, पोषक तत्वों के आधार पर, नश्वरता के आधार पर और उद्गम के आधार पर। आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कार्यों के आधार पर भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत कीजिए, या फिर पूछ लिया उद्गम के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए, या फिर पूछ लिया कि पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए, या फिर पूछ लिया कि नश्वरता के आधार पर भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत कीजिए। तो अलग अलग तरीके से वो आपको पूछ सकता है। इकट्ठा भी पूछ सकता है, इकट्ठा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, या शॉर्ट में टुकड़े करके भी वो आपसे पूछ लेता है। तो इसमें हमें ध्यान देने वाली बात यही है कि उसने जो क्वेश्चन किया है वो किस आधार पर किया है, कौन से आधार पर उसने उसका वर्गीकरण मांगा है। तो हमें वही चीज लिखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हमने पूछा तो पोषक तत्वों के आधार पर हम करके आगे उद्गम के आधार पर, जो उसने पूछा है हमें वही करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कार्यों के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। कार्यों के आधार पर सबसे पहला जो भोजन का कार्य होता है वो है शरीर के कार्यों के आधार पर वर्गीकरण में सबसे पहला है भोजन शरीर में निर्माण का कार्य। भोजन का क्या है? भोजन शरीर में निर्माण करने का कार्य करता है। भोजन सबसे पहले क्या काम करता है? ये शरीर के निर्माण में भूमिका निभाता है, शरीर का निर्माण करता है। यह शरीर में होने वाली जो टूट फूट है
शरीर में होने वाली टूट फूट, उनकी मरम्मत, टूट फूट, मरम्मत, उत्कों और कोशिकाओं के निर्माण में भोजन अपना अहम रोल अदा करता है। भोजन का ही कार्य होता है कि जो हमारे शरीर में टूट फूट हो जाती है और उसमें मरम्मत करने का जो कार्य है वो कौन करता है? ऊतकों का निर्माण हो गया, चाहे कोशिकाओं का निर्माण हो, किसी का भी निर्माण हो, वो भोजन के द्वारा संभव होता है। इनका जो टूट फूट हो जाता है उनका पुनः निर्माण करता है, मरम्मत करता है। यह शरीर में रक्त, बाल, नाखून, इन सभी चीजों का निर्माण करने में मदद करता है। चाहे रक्त की बात हो, चाहे बाल की बात हो, चाहे हमारे नाखूनों की बात की जाए, तो इनके निर्माण में भी इसकी भूमिका होती है। तो सबसे पहला जो कार्य है वो है भोजन शरीर के निर्माण करने का कार्य करता है। दूसरा जो कार्य है, ये तो निर्माण करने का कार्य हो गया। दूसरा जो इसका कार्य है वो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। भोजन हमारे शरीर को एनर्जी देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। जो कुछ भी हम खाते हैं उससे हमारे शरीर को ऊष्मा मिलती है, ऊष्मा मिलने से हमारा शरीर काम करता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? हम चल नहीं पाएंगे, काम करने की शक्ति नहीं रहेगी। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई भी व्हीकल है, उसके अंदर हम अगर ईंधन नहीं डालते तो क्या है, वो चलेगा नहीं, रुका रहेगा। वैसे ही जब तक हम खाना नहीं खाते हैं हमारा शरीर काम नहीं करता है। आप देखना कि खाना छोड़ देते हैं, अगर एक दिन उपवास होता है और हम खाना नहीं खाते तो शाम तक हमारी हालत क्या हो जाती है? खस्ता हो जाती है, हमसे काम नहीं होता, हमारी ताकत चली जाती है, काम करने की शक्ति नहीं मिलती। तो इसी प्रकार शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य भोजन करता है। 1 ग्राम हम प्रोटीन खाते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तब हमें 4 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी हमें उसकी प्रोटीन, ये हमें ऊर्जा देता है। अगर हमारे शरीर भोजन के द्वारा हम 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो वो जलकर कितनी ऊष्मा देता है हमें? एनर्जी कितनी देता है? 4 किलो कैलोरी। जो ऊष्मा है उसको मापा किस में जाता है? किलो कैलोरी में मापा जाता है। तो वो हमें 4 किलो कैलोरी हमें ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक वैसे ही 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमें 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, 4 किलो कैलोरी हमें मिलती है। अब इसमें कई बार ये पूछ लेते हैं कि यहाँ पर जैसे कि 4.1 है और 4.2 आ जाता है। वैसे तो नॉर्मली 4 ही आएगा, लेकिन ये क्या है, जो हम लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं तो हमारे कितनी ऊर्जा वो देता है। तो 4, ये क्या है, स्पेसिफिक कंडीशन में अगर उसको रखते हैं तब इतनी एनर्जी देता है, अदरवाइज 4 भी ऑप्शन आ जाता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह है उनमें आ जाता है। जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि 1 ग्राम प्रोटीन हमें कितनी ऊर्जा देता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें कितनी ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट हमें 1 करेगा और प्रोटीन है ये 1 करेगा, ये 2 करेगा, 4.2 किलो कैलोरी। अब 1 ग्राम हम फैट लेते हैं, अगर 1 ग्राम फैट खाते हैं, वसा खाते हैं, तेल घी इत्यादि जब खाते हैं, 1 ग्राम फैट से हमें 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। इससे हमें 9.1 आ जाएगी, इसमें भी यस है।
तो 1 ग्राम प्रोटीन खाने से 4.2 किलो कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने से चलने पर ये हमें 4.1 किलो कैलोरी देते हैं। इतना खाना ग्राम में है, अब हम कितना खाते हैं वो उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। 1 ग्राम फैट खाते हैं हम तो हमें 9.1 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। इसीलिए क्या है कि हम जब खाना ऑयली चीज़ें खाते हैं तो उससे हमारे शरीर को ज़्यादा एनर्जी मिलती है, हमें भारीपन महसूस होता है क्योंकि ये लेट पचते हैं और लेट पचने की वजह से पेट है वो फूला फूला हो जाता है, पेट भर जाता है। तो ये हमें सर्वाधिक जो ऊर्जा मिलती है वो हमें फैट से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, शरीर को ऊर्जा देने का काम भी करता है। 2 प्रकार से हो गया। पहला इसने क्या किया, भोजन शरीर के निर्माण में मदद करता है, दूसरा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है, और तीसरा है यह शरीर को रक्षात्मक कार्य करता है। भोजन है वो रक्षात्मक कार्यों में मदद करता है। रक्षात्मक क्या होता है, शरीर में आने वाली जो भी कोई भी बाहरी संकट उससे हमारी रक्षा करने का कार्य करता है। भोजन के द्वारा हमारे शरीर की रक्षा होती है और यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हरी और पीली सब्जियां, फल आदि खाने से खनिज लवण प्राप्त होते हैं। हरी हरी है, पीली है, ये सब्जियां खाने से क्या है, हमारे शरीर को खनिज लवण मिनरल्स प्राप्त होते हैं। खनिज लवण कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको बताया था कैल्शियम, मैग्नीशियम और इसमें आयरन, ये सारे खनिज लवण होते हैं। तो हरी पीली पत्तेदार सब्जियां, इनको खाने से, फल खाने से, इनसे हमें खनिज लवण प्राप्त होते हैं। और दूध से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम, फास्फोरस। हरी पत्तेदार सब्जियां, उससे खनिज लवण तो मिलता है, स्पेसिफिक कौन सा मिलता है, आयरन मिलता है, यानी लोहा मिलता है। हरी पीली सब्जियां, इनमें मोस्टली हरी में आयरन होता है। फिर उसके बाद हम लेते हैं दूध, पीते हैं, तो दूध में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम या फास्फोरस कह दो, फास्फोरस की प्राप्ति होती है, जो हमारे क्या काम करता है, कैल्शियम और फास्फोरस क्या करता है, हड्डियों और दांतों के निर्माण में मदद करता है, उनकी रक्षा करने का काम करता है। तो इस प्रकार से जो भोजन हमारा रक्षात्मक कार्य भी करता है, हमारे शरीर के जो अंग है उनको सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा, ये थे हमारे कार्यों के आधार पर जो वर्गीकरण उसे 3 भागों में बांटा गया है। शरीर के कार्यों में मदद करना, फिर दूसरा था उसमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य, जो तीसरा था वो है सुरक्षा प्रदान करने का कार्य। ये तो हो गया हमारा कार्यों के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा था हमारा पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण। पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण। पोषक तत्वों के आधार पर जो वर्गीकरण है वो कैसे है, आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट समूह, कार्बन समूह, सबसे पहले जो होता है कार्बो समूह। कार्बो समूह के अंतर्गत क्या आते हैं, जितने भी, इससे कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है, इसे कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाता है, इसे कार्बो समूह भी बोल देते हैं,
कार्बोहाइड्रेट भी जानता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट हमें किससे प्राप्त होता है? जैसे हमें अनाज से प्राप्त होता है, अनाज से। अनाज कौन से हो गए इसके अंदर? जौ, जवार, गेहूं, मक्का, बाजरा, रागी, ये सभी अनाज के अंतर्गत आते हैं। ये सभी क्या है? अनाज के अंतर्गत आते हैं। इन सभी को खाने से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें जड़ वाली सब्जियां खाने से, जड़ वाली कंदमूल वगैरह हैं उनको खाने से भी हमारे कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। जड़ वाली सब्जियां कौन सी है? आलू हो गया, आलू, प्याज, शकरकंदी हो गया। इन सभी को खाने से भी कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। इनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें, इन सभी से हमें, आपको अभी पीछे बताया, इन सभी से हमें क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट मिलती है। कितनी बताई थी? 4.1 किलो कैलोरी मिलती है। 4.1 किलो कैलोरी जो ऊर्जा मिलती है, इसमें इनसे जो वो मिलता है वो क्या है? स्टार्च होता है। इनके अंदर स्टार्च पाया जाता है। आप देखना कि आप आलू काटते हैं तो आलू को ऊपर वाइट वाइट लेयर आ जाती है, चाकू पे सफ़ेद लग जाता है, तो वो क्या होता है? स्टार्च ही होता है। तो इन सभी को स्टार्च के नाम से जाना जाता है। इसमें दालें आती हैं। इसके अलावा इसमें दालें आते हैं। यह दालें छिलकेदार होनी चाहिए। इसके अंदर जो दालें आती हैं, दालें जो होती हैं, दालों में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन कौन सी दालों में? छिलके वाली जो दालें होती हैं, छिलके वाली दालें हैं, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जो रफेज होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। रफेज क्या होते हैं? आपको बताया था कि जो रेशे होते हैं, जो भी क्या है, अनाज होते हैं, उनकी जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? रेशे या रफेज बोलते हैं। तो उनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। तो पोषक तत्वों के आधार पर जो वर्गीकरण है वो कार्बो समूह है। सबसे पहले कार्बो समूह के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट के नाम से इसे जानते हैं। अनाजों में यह पाया जाता है, अनाज में, जड़ वाली सब्जियों में और दालों में। दालें कौन सी? छिलके वाली। अनाज जितनी प्रकार का अनाज होता है उनके अंदर होता है। और इसमें रफेज और इसे स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कार्बो समूह हो गया। दूसरा जो समूह होगा वो हमारा हो गया वसा समूह। फैट ग्रुप हो जाएगा इसके अंदर। दूसरा आ जाएगा हमारा इसके अंदर वसा समूह। वसा समूह है, यह वसा हमें किनसे मिलती है? तेल, घी, चिकनाई वाले जो भी होते हैं तेल, घी, और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर भी तेल पाया जाता है। लेकिन क्या है? यह तेल, घी और तेल युक्त जो बीज होते हैं, तेल युक्त जो भी बीज होते हैं, चाहे तिल हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे बादाम हो, युक्त बीज उनके अंदर पाया जाता है। और यह मक्खन, मक्खन के अंदर वसा समूह पाया जाता है। नारियल आदि में भी वसा समूह पाया जाता है, फैट पाया जाता है। तो जितने भी चिकनाई जिनके अंदर होती है, तेल, घी, मक्खन, बीज वाले जो भी हैं जिनके अंदर तेल पाया जाता है, वो सभी वसा समूह के अंतर्गत आते हैं। इनका अधिक प्रयोग करने से क्या हो जाता है? वजन बढ़ जाता है। अत्यधिक मात्रा में इनका सेवन करने से वेट इंक्रीज हो जाता है और
वेट इंक्रीज होने से क्या है, मोटापा हो जाता है, और मोटापा होने से कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले लेती हैं, बीमारियां आ जाती हैं। तो इस प्रकार से क्या है, वजन बढ़ने से मोटापा, मोटापे से बीमारियां आ जाती हैं। तो ये था हमारा वसा समूह, तेल, घी, तेल युक्त बीज, मक्खन, नारियल, इन सब से मिलता है, वेट इंक्रीज हो जाता है। ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा जो समूह है वो है प्रोटीन समूह। तीसरा समूह प्रोटीन समूह। प्रोटीन सबसे अधिक हमें दूध और दूध से बने जो पदार्थ होते हैं, दूध और दूध से बने पदार्थों से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह दूध और दूध से बने पदार्थ कौन से हो गए, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, लस्सी हो गया, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनके द्वारा जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है उनके अंदर प्रोटीन जो दूध से बने होते हैं उनसे यह पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और इसके अलावा यह किस में पाया जाता है, यह दालों में पाया जाता है। दालों में यह सर्वाधिक सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन की प्राप्ति होती है। लगभग 45% जो प्रोटीन की प्राप्ति है वो सोयाबीन में होती है। सोयाबीन से 45% यानी सर्वाधिक जो प्रोटीन की प्राप्ति है वो सोयाबीन से होती है। सर्वाधिक सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें दालों में बता दिया, दालों में सर्वाधिक सोयाबीन के अंदर जो भी और भी दालें हैं उनके अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है। फिर यह किस में पाया जाता है, अंडे में, मछली में, अंडे, मछली, इनके अंदर भी यह, और मांस जो होता है मांस में भी प्रोटीन पाया जाता है। इसीलिए जो नॉनवेज खाते हैं उनमें प्रोटीन की कमी कम देखने को मिलती है, क्योंकि सर्वाधिक जो नॉनवेज खाते हैं, जो नॉनवेज होते हैं, चाहे मछली हो चाहे मांस हो, उनमें प्रोटीन अत्यधिक होता है। किसके कंपैरिजन में, इन जो वेजिटेरियन जो प्रोडक्ट हैं उनके कंपैरिजन में इन प्रोटीन अधिक पाया जाता है। तो इसलिए जो लोग ये खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उनमें प्रोटीन की कमी कम ही देखने को मिलती है। प्रोटीन की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता है वो हमें प्रोटीन से प्राप्त होती है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारे सबसे जो मुख्य कार्य होता है रोगों से लड़ने की शक्ति, और हमारे जो शरीर में टूट फूट हो जाती है उनकी मरम्मत का कार्य भी प्रोटीन करता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। ये हमारा प्रोटीन समूह हो गया। अगला जो हमारा समूह है वो है विटामिन समूह। चौथा है विटामिन समूह। विटामिन समूह, इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत कम होती है। इनकी जो आवश्यकता है वो कम होती है। इसके कंपैरिजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो वसा, जो पहले 3 ग्रुप करवाए हैं, उनकी हमारे शरीर में अत्यधिक आवश्यकता होती है। परंतु जो विटामिन की जो आवश्यकता है, विटामिन समूह की आवश्यकता है, वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में होती है, परंतु यह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आवश्यकता तो इनकी कम होती है, लेकिन ये थोड़े होते हुए भी ये क्या है, इम्पोर्टेंट होते हैं। और जो ये पाए जाते हैं वो फलों एवं सब्जियों में पाए जाते हैं। फलों एवं सब्जियों में ये पाए जाते हैं।
चाहे हमारे खट्टे पदार्थ हों, खट्टे फल हों, खट्टे फल हो गया नींबू, आंवला, नींबू, आंवला, संतरा, गाजर, टमाटर, इन सभी में क्या है, हमारे ये विटामिन्स पाए जाते हैं। इनकी होते हुए हमारे शरीर में जो भी थोड़ी बहुत कमी होती है वो दूर हो जाती है। अगर इनकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में छोटी छोटी कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो इनकी मात्रा कम है लेकिन लेना आवश्यक होता है। ये नहीं है कि इनकी कम रिक्वायरमेंट है तो इनको हम छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगला जो समूह है वो है खनिज समूह। खनिज समूह या खनिज लवण समूह हो जाता है। इसकी कमी भी कितनी होती है, हमारे इसकी भी जो जरूरत होती है लगभग 4% क्या हमारे जो टोटल है उसमें 4% में इनकी आवश्यकता होती है खनिज लवणों की। जैसे शरीर में रक्त की कमी होती है तो किसकी वजह से होती है, आयरन की वजह से, लोहे की वजह से, आयरन या लोहा, इसकी कमी से हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी होने से अनीमिया रोग हो जाता है, अनीमिया के शिकार हो जाते हैं, यानी खून की कमी की जो बीमारी है उसको अनीमिया कहते हैं। खनिज लवणों की हमारे शरीर में आवश्यकता कम होती है, जैसे विटामिन की आवश्यकता है वैसे ही खनिज लवणों की होती है। लेकिन क्या है, थोड़ी होते हुए भी क्या है, ये शरीर में कई प्रकार की बीमारियों को, इनकी कमी से कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। परंतु यह आयरन तभी काम करता है जब विटामिन सी साथ में लेंगे। अब विटामिन सी लेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको, अगर हमारे शरीर में सिर्फ आयरन लेने से ही काम नहीं चलेगा, कई बार क्या करते हैं ये साथ मिलकर काम करते हैं, ये नहीं कि अकेला काम कर लेगा, इनको क्या है साथ की जरूरत पड़ती है, भाई आ भाई तू भी आ, तेरे साथ मिलकर ये काम करना है, अकेले काम नहीं करते। तो इसी प्रकार क्या है, आयरन भी विटामिन सी के साथ मिलकर खून बनाता है, उसके साथ मिलकर काम करता है। खनिज लवणों की कमी से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे कि रक्त की कमी, अस्थि विकृति यानी हड्डियों का टेढ़ापन, हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, या घेंगा हो गया, घेंगा भी घेंगा आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा या ग्वाइटर बोलते हैं इसको, घेंगा रोग हो गया, या गलगंड बोलते हैं। यहाँ पर जो गर्दन होती है वो सूज जाती है, फूल जाती है यहाँ से, तो उसको घेंगा रोग बोलते हैं। तो आयोडीन भी क्या है, एक खनिज लवण है जिसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। तो ये क्या हुआ, हमारा खनिज समूह हो गया। अगला एक समूह और आएगा, वो है जल हो गया। वैसे तो जल हमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं देता है, पानी कोई भी हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, पोषक तत्व नहीं देता है पानी, परंतु बिना पानी के मनुष्य पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। शरीर के वजन का 66% भाग, हमारे शरीर के वजन का 66% भाग में पानी होता है, पानी होता है। हड्डियों में 20, हड्डियों में जो होता है, हड्डियों में 20%, रक्त में ब्लड जो होता है उसमें इसके अंदर जो पानी होता है वो 80 to 90% होता है, 80 to 90% ब्लड के अंदर पानी पाया जाता है। और यूरिन में जो हमारा यूरिन होता है, बाथरूम होता है, उसके अंदर
97% पानी पाया जाता है। यह एक घोलक का कार्य करता है, यानी डिसोल्व करने का कार्य करता है, घोलक का कार्य करता है। पानी क्या है, घोलने का कार्य करता है। तो आपको पता चल रहा है हमारा जो टोटल वजन है उसमें 66% जो वजन है वो पानी का है। हड्डियों में 20% होता है, रक्त में 80 to 90% पानी की उपस्थिति होती है, यूरिन में 96 to 97% पानी होता है, और इसके अलावा जो 2 या 3 या 4% है वो और अशुद्धियां पाई जाती हैं। घोलक का कार्य पानी करता है। इसके अलावा जल मूत्र के द्वारा पानी है वो किसके द्वारा निकलता है, मूत्र के द्वारा, श्वास के द्वारा, पसीने के द्वारा ये हमारे शरीर से निकलता रहता है। शरीर से बाहर कैसे निकलता है, मूत्र से, श्वास से और पसीने से ये बाहर निकल जाता है। एक और इम्पोर्टेंट कार्य है, पानी हमारे भोजन को, जैसे कि कहते हैं कि पर डे, जैसे पूरे दिन में हमें कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए, अगर हम पानी, आप ऑब्जर्व करना, देखना ध्यान से कि अगर आप पानी नहीं पीते हो तो अगले दिन हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है। लगातार हम पानी नहीं पीते तो कब्ज की समस्या हो जाती है, क्योंकि पानी हमारे शरीर में जो भोजन जो करते हैं वो आंतों पे चिपक जाता है। तो पानी पीने से जो आंतों पर भोजन चिपक जाता है उसको वो अपने साथ घोल कर नीचे की तरफ ले जाता है और आंतों पर चिपकने नहीं देता है। अगर हम पानी नहीं पीते तो वो हमारी आंतों पर चिपक जाता है और वह कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को बुलावा देता है। तो इस प्रकार से क्या है, पानी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज की क्लास में हमने भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण किया। इसे 4 भागों में बांटा गया था, पोषक तत्वों के आधार पर, और इसे भोज्य समूह के जो पहला था इसमें कार्यों के आधार पर, कार्यों के आधार पर बांटा गया। कार्यों के आधार पर इसमें हमने बात की कि यह ऊर्जा देने का कार्य करता है, यह शरीर की वृद्धि और विकास में कार्य करता है, और क्या कार्य करता है, यह हमारे शरीर में जो टूट फूट हो जाती है, शरीर के निर्माण में मदद करता है, और शरीर में जो टूट फूट हो जाती है उसमें मदद करता है। फिर हमारा दूसरा जो वर्गीकरण था वो पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण। पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण हमने 6 भागों में किया। पहला हमने किया कार्बोज समूह, जिसके अंदर सारे प्रकार के अनाज आते हैं। फिर हमने प्रोटीन समूह किया। प्रोटीन हमें दूध और दूध से बने पदार्थों से मिलता है। और एक ये बात याद रखना, जो सबसे ज़्यादा जो हमें प्रोटीन मिलता है वो हमें सोयाबीन, वेजिटेरियन जो पदार्थ हैं, मांसाहारी में नहीं। मांसाहारी में तो ये मांस में अधिक मिलेगा, अंडे में मिलेगा, मांस में मिलेगा, मछली में मिलेगा, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन जो फूड है, शाकाहारी जो भोजन है, उसमें सोयाबीन के अंदर सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। लगभग 45% सोयाबीन से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। फिर हमारा था प्रोटीन के बाद में वसा समूह। वसा समूह हमारे जितने भी जो तेल, घी और जो तेल युक्त जो बीज हैं उनमें हमें तेल प्राप्त होता है, यानी वसा समूह, हमें वसा वहाँ से मिलती है। फिर आपको बताया कि उसके बाद हमारा विटामिन समूह आया। विटामिन समूह हमें फल और सब्जियों से प्राप्त होती हैं। और खनिज लवणों में जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, और ये आगे हमारा, इनसे हमें क्या है, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया। तो ये हमें खनिज समूह इनको बोलते हैं। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारे शरीर में क्या है, इनकी आवश्यकता कम होती है, और ये हमें सब्जियों से, फ्रूट्स वगैरह से इनकी प्राप्ति होती है। जो विटामिन हैं जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये विटामिन समूह होते हैं। बी के काफ़ी सारे और भी पार्ट्स होते हैं, तो इनसे हमारे विटामिन की प्राप्ति होती है। फिर हमने बात की जल की भी हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम इतना ही
करेंगे। बाकी हम जो हमारे 2 पार्ट्स रह गए नश्वरता के आधार पर और उद्गम प्राप्ति के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, वो कल की क्लास में करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।